पीयूसी प्रथम वर्ष के सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की नई कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं आधुनिक हिंदी पद्य भाग में से पहली कविता कुटिया में राजभवन। जैसे कि हम भारतीय लोग हमारे धर्म ग्रंथों की पूजा करते हैं और सभी पौराणिक कथाओं में भी बहुत ही रुचि रखते हैं, उसका आदर करते हैं और अपने निजी जीवन में उसको हम अपना चुके हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए कृष्ण लीला, महाभारत, भगवत गीता या रामायण। तो कृष्ण की अनेक रंग हमें कृष्ण लीला में दिखाई देते हैं। कृष्ण के जन्म से लेकर महाभारत जब घटित हुआ है तब तक की कहानी इसमें हमें देखने को मिलती है। भगवत गीता जो कृष्ण ने अर्जुन को कही है वह, और रामायण। जैसे कि रामायण में राम के पूरे चरित्र को हमें देखने के लिए मिलता है और उससे बहुत सारी इंस्पिरेशन हम लेते हैं। हालांकि कई वैज्ञानिक ये कहते हैं कि राम हमारे आपके जैसे एक साधारण मनुष्य के रूप में पैदा हुए और इतनी प्रचिति उन्होंने पाई कि आज हम उन्हें भगवान के रूप में पूजते हैं। तो रामायण ये बहुत ही ज़्यादा असरकारक पौराणिक कथा है मैं कहूँगी, और हमारे जीवन का जैसे अंग बना हुआ है। तो इन सभी कथाओं में रामायण विशेष लगता है। जैसे कि हमारे हिंदी साहित्य के संत कवि तुलसीदास कृत रामचरितमानस भी एक विशेष रामायण की या राम की कथा बताने वाली दोहे है। और इसमें भी हमें पता चलता है कि राम कैसा व्यक्तित्व था। राम एक श्रेष्ठ पुरुष और एक श्रेष्ठ राजा, एक श्रेष्ठ पुत्र, पति, इसीलिए राम को पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। उसने अपने कठोर जीवन में भी 14 साल का वनवास उसने भुगता और सदैव उनका साथ देने वाले लक्ष्मण भाई और उसके साथ ही उनकी पत्नी, तो ये सब अगर कथा हम देखें तो एक आइडियल फैमिली कैसी होनी चाहिए, समाज कैसा होना चाहिए, एक राजा हो तो वो कैसा हो, समांतरता या हर व्यक्ति को अपने हक मिले, हर व्यक्ति 2 वक्त की रोटी खाए और अपना राज्य कैसे चलाना चाहिए या विकट परिस्थिति आए तो कैसे पेश आना चाहिए और दुष्टों का संहार कैसा करना चाहिए, ये हमें राम से सीखने को मिलता है। तो इसी एक बेसिक कथा पर या रामायण पर आधारित जो है और एक महाकाव्य है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। महाकाव्य नहीं एग्जैक्टली, पर मैथिली शरण गुप्त जी जो आज की कविता के कवि हैं, उन्होंने लिखा हुआ जो महाकाव्य है उस महाकाव्य का नाम है साकेत, और उसमें से कुछ कड़ियाँ, कुछ पद जो है हम यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं। आशा है आपको जो कविता का जो बेस है वो समझ में आया है या कविता किस विषय पर आधारित है ये आपको समझ में आ गया है। तो कविता जो है राम के जीवन पर और उसमें भी सीता के जीवन पर आधारित है, और ये कविता बहुत ही इंटरेस्टिंग है और यहाँ पर कवि ने बहुत सुंदर प्रकृति की कल्पना की है और सीता के मन में क्या चल रहा है इसका जो है पूरा अंदाज़ा उन्होंने लगाया हुआ है। तो सबसे पहले कवि परिचय को जानेंगे और फिर हम कविता आगे पढ़ेंगे। मैथिली शरण गुप्त हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रख्यात रचनाकार गुप्त जी, इनका जन्म 1886 ईस्वी में चिरगांव के झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ।
आप मूलतः राष्ट्रीय भावना के पोषक कवि माने जाते हैं। आपने अपनी रचनाओं के माध्यम से जन जागरण का प्रयास किया। अतीत की गरिमा तथा वैभव को प्रेरणा के रूप में ग्रहण करते हुए आपने भारतवासियों को वर्तमान दुरावस्था से उभारने के लिए प्रोत्साहित किया। साकेत और जय भारत आपके दो प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। पंचवटी, झनकार, यशोधरा, द्वापर, विष्णुप्रिया, भारत भारती आदि अन्य रचनाएं हैं। प्रस्तुत पद्य भाग साकेत महाकाव्य से लिया गया है, जो आधुनिक रामकाव्य परंपरा की अनुपम कड़ी मानी जाती है। खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने तथा उसकी अभिव्यक्ति क्षमता को बढ़ाने में गुप्त जी की उल्लेखनीय भूमिका रही है। सीता जी वन में राज सुख भोगती है। श्री रामचंद्र जी स्वयं आपके साथ साथ रहते हैं और देवर लक्ष्मण मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर धन और राजवैभव का कोई मूल्य नहीं है। तो मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्रकवि भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने हमेशा ही जो काव्य लिखा है वो भारतवासियों को इंस्पायर करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए और भारतवासियों को उनकी तब की जो अवस्था थी और उस अवस्था से बाहर निकलने की, उस दूरावस्था से बाहर निकलने के लिए वो प्रोत्साहित करते थे, इसीलिए वो राष्ट्रकवि कहे जाते हैं। और साकेत और जय भारत नाम की जो उनकी दो महाकाव्य है, महाकाव्य यानी बहुत बड़ा काव्य, और उस बृहद काव्य के रचयिता ये है और इसीलिए उनको राष्ट्रकवि भी कहा जाता है। तो यहाँ पर साकेत नामक उनकी कविता से कुछ बहुत ही सुंदर कड़ियाँ, बहुत ही सुंदर पद जो है, स्टांजास जो है, आपको पढ़ने के लिए दिए गए हैं। और यहाँ पर सीता, राम, लक्ष्मण की जो 14 साल का वनवास था, उस वनवास में राम जहाँ जहाँ रहते थे वहाँ पर सीता और लक्ष्मण उनके साथ थे। और यहाँ पर जो सीता है वो तो एक राजकन्या है, बाद में वो सीता के रूप में महारानी बन गई, पर फिर भी उसको वन में, जंगल में 14 साल काटने पड़े। तो उसकी मनस्थिति कैसी होती होगी, वो क्या सोचती है, कैसे उसके विचार है। और यहाँ पर प्रकृति धन के रूप में है, वैभव के रूप में है, और सीता के प्रकार जो है सब कुछ होते हुए भी यहाँ पर इस वन में जो धन है, पैसे है, ऐश्वर्य है, उसका कोई भी मूल्य उसको नहीं लगता। तो यहाँ पर सीता की मनस्थिति को बहुत ही सुंदर तरीके से मैथिली शरण गुप्त जी ने कविता के शब्दों में पिरोया है और उन्होंने सीता की मन की बात इस कविता के ज़रिए रखी है। आशा है आपको समझ में आ गया है विषय। अब हम आगे पहला जो पद है वो पढ़ेंगे। पहले मैं पूरी कविता पढ़ूंगी, ये मेरे पढ़ाने का तरीका है। आपको केवल जो है मैं जो पढ़ रही हूँ उसको केवल सुनना है और फिर धीरे धीरे एक एक पद फिर से पढ़ के फिर से उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया, सम्राट स्वयं प्राणेश सचिव देवर है, देते आकर आशीष हमें मुनिवर है। धन तुच्छ यहाँ यद्यपि असंख्य आकर है, पानी पीते मृग सिंह एक तट पर है। सीता रानी को यहाँ लाभ ही लाया,
मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। औरों के हाथों यहाँ नहीं पलती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी आप चलती हूँ। श्रमवारी बिंदु फल स्वास्थ्य शुफ्ति फलती हूँ, अपने अंचल से व्यंजन आप झलती हूँ। तनुलता सफलता स्वादु आज ही आया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। किसलय कर स्वागत हेतु हिला करते हैं, मृदु मनोभाव सम सुमन खिला करते हैं। डाली डाली में नव फल नित्य मिला करते हैं, तृण तृण पर मुक्ता भार झिला करते हैं। निधि खोले दिखला रही प्रकृति निज माया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। कहता है कौन कि भाग्य ठगा है मेरा, वह सुना हुआ भय दूर भगा है मेरा। कुछ करने में अब हाथ लगा है मेरा, वन में ही तो गृहस्थ जगा है मेरा। वह वधू जान की बनी आज यह जाया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। फल फूलों से है लदी डालियाँ मेरी, वे हरी पत्तले भरी थालियाँ मेरी। मुनि बालाए है यहाँ आलिया मेरी, तटिनी की लहरें और तालियाँ मेरी। क्रीड़ा सामग्री बनी स्वयं निज छाया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। तो इसके कठिन शब्द कुछ ऐसे हैं। प्राणेश यानी पति, सचिव यानी मंत्री, आशीष यानी आशीर्वाद, भाया यानी अच्छा लगना, श्रमवारी बिंदु यानी परिश्रम करने पर निकलने वाला पानी यानी पसीना, किसलय कर यानी कोमल हाथ, मुक्ता यानी मोती, निधि यानी खजाना, गृहस्थ यानी गृहस्थी, आलिया यानी सखिया, फ्रेंड्स। तो हम एक एक करके यहाँ पर पद अभी सुनेंगे। पहला पद है, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। यहाँ पर आप कल्पना कीजिए कि बहुत ही घना जंगल है। उस जंगल में राम, सीता, लक्ष्मण जो है 14 सालों से वनवास में है और उन्होंने अपनी गृहस्थी, अपना घर जो है उसी वन में बनाया हुआ है। अगर आप जानते हैं तो अयोध्या यह राम का राज्य था। अयोध्या में उनका जन्म हुआ जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और जो श्रीलंका है उसके बाजू में जो भारत है यानी जो साउथ इंडिया है, वहाँ के जंगलों में वनवास करते करते जो है राम पहुँचे थे, ऐसा कहा जाता है। तो भारत से श्रीलंका तक फैला हुआ जो सेतु है उसके बारे में आज वैज्ञानिक बात करते हैं, इसके बारे में भी आपको जानकारी होगी। तो इस तरह से 14 साल पैदल यहाँ वहाँ भटकते हुए, वनों में रहते हुए एक राजा, एक रानी और उनका भाई जो राजा से कम नहीं है, वो तीनों भी निकलकर अपना जो कर्तव्य है वो निभा रहे हैं, लोगों का कल्याण कर रहे हैं। पशु पक्षी प्राणी या वो सारी सृष्टि उनके साथ है। तो ऐसे में सीता सोच रही है कि मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। जैसे कि सीता अपनी कुटिया में छोटा सा जो हट है, छोटी सी जो झोपड़ी बनी हुई है, उस झोपड़े में बैठकर वो सारी झोपड़ी को ताक रही है, देख रही है और कह रही है मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। यानी ये कुटिया नहीं, मेरे लिए राजभवन जैसी है, मेरे लिए सुंदर भवन। भवन यानी क्या?
जो बहुत बड़ा होता है, जिसका सरकमफ्रेंस बहुत बड़ा रहता है और उसको हम भवन कहते हैं, है ना। तो कोई राजभवन जिसमें राजा रानी रहते हैं, इस राजा रानी रहने वाले महल से भी ये कम नहीं है। मेरी जो कुटिया है वो बिल्कुल राजभवन जैसी है। ऐसी सुंदर कल्पना कर रही है सीता रानी। सम्राट स्वयं प्राणेश, तो मैं यहाँ पर भवन में, ये भवन है और इसके सम्राट कौन हैं? प्राणेश। प्राणेश यानी जो मेरे प्राण हैं। अभी सीता के प्राण कौन होंगे? तो सीता के प्राण उसके पति राम। तो मेरे सम्राट कौन हैं? स्वयं राम। और सचिव देवर है। सचिव का अर्थ क्या है? जो मंत्री। मंत्री कौन बना हुआ है? अभी राजा जहाँ पर होता है, तो राजा का जब राज्य होता है तो उसके लिए मंत्री भी होता है ना, जो सभी कामकाज देखता है, युद्ध को देखता है या अन्य सारे जो मामले हैं वो मंत्री देखता है। तो सीता बन गई रानी महल की, कुटिया की, और राम बन गए राजा और लक्ष्मण बन गए मंत्री। तो हमारे यहाँ हम कुटिया में रहते हैं, पर फिर भी राजमहल जैसा सुख इसमें है। मैं रानी, राम राजा और हमारे मंत्री है हमारे देवर लक्ष्मण। देते आकर आशीष हमें मुनिवर है। यहाँ पर हमें आशीर्वाद देने के लिए कौन है? तो यहाँ पर जो ऋषि मुनि तपस्या करने के लिए जंगलों में, विहड़ जंगलों में बैठे हुए हैं, वन में बैठे हुए हैं, वो सारे ऋषि मुनि हमें आशीर्वाद देते हैं आकर। तो महलों में तो आशीर्वाद देने के लिए माता पिता, आशीर्वाद देने के लिए अन्य बुजुर्ग लोग, आशीर्वाद देने के लिए जो राजमहल के पंडित होते हैं वो होते थे, पर आज हमें आशीर्वाद देने के लिए मुनि है, ऋषि मुनि है। आशीष यानी आशीर्वाद, मुनिवर यानी ऋषि मुनि जो तपस्या करने के लिए बैठे हैं, वे ही हमें आकर आशीर्वाद देते हैं। धन तुच्छ यहाँ यद्यपि असंख्य आकर है। यहाँ पर जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर मैं रानी, राम राजा, मंत्री लक्ष्मण और मुनि लोग या जो ऋषि मुनि हैं वो आशीर्वाद देने चले आते हैं। और हमारे पास धन की भी कमी नहीं है, पर यहाँ पर धन को महत्व ही नहीं है। धन तुच्छ यहाँ, बाकी के जगत में धन यानी बहुत ही महत्वपूर्ण है, पर जंगल में धन का क्या उपयोग? सपोज़ कोई जाकर विहड़ जंगल में, वन में फंस जाता है, वहाँ पर प्राणियों को पैसे देकर सवारी के करके हम आएंगे क्या? या कहीं किसी पेड़ के नीचे पैसे रख के बोलेंगे कि हमें छोड़ दो, जाना है बाहर, या पैसे देकर बोलेंगे कि हमें फल दो, तो वहाँ पर धन का कोई उपयोग नहीं है। इसीलिए सीता कहती है धन तुच्छ यहाँ, यहाँ पर धन वेस्ट है, यहाँ पर धन को कोई महत्व नहीं है, पैसे को कोई महत्व नहीं है। यद्यपि असंख्य आकर है, जब यहाँ पर धन तुच्छ है यानी धन तो कुछ भी नहीं है, धन को महत्व नहीं है, पर फिर भी यहाँ पर धन की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर आकर यानी यहाँ पर तो खान मौजूद है, यहाँ पर बहुत सारी खाने मौजूद है, बहुत सारे धन अलग अलग प्रकार में यहाँ पर फैला हुआ है। शुद्ध हवा है, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, प्राणी पक्षी है, बहुत सारे फल है, कोई कमी नहीं है हमें, पर यहाँ पर धन को ज़्यादा अर्थ नहीं है। बाहरी हमारे आपके जीवन में सबसे पहला महत्व धन को है, बाद में सब कुछ, है ना। तो यहाँ पर सीता कहती है धन तुच्छ यहाँ यद्यपि असंख्य आकर है। यहाँ पर खान या यहाँ पर उत्पत्ति बहुत है, यहाँ पर बहुत सारी
सुंदर वस्तुएं हैं, उसका खजाना यहाँ पर भरा हुआ है, पर धन को यहाँ पर कोई कीमत नहीं। पानी पीते मृग और सिंह एक तट पर है। यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ बहती है, तालाब है पानी के, और यहाँ पर बहुत सारे सुंदर सुंदर प्राणी रहते हैं, और उसमें सिंह भी रहता है, मृग भी रहता है। तो मृग भी एक ही किनारे पर आकर पानी पीता है, और सिंह जो शक्तिशाली माना जाता है, जो कि शिकारी माना जाता है, जो कि हिंस्र माना जाता है, वो भी यहाँ एक ही किनारे पर, एक ही तट पर, एक ही तालाब में, एक ही नदी में आकर दोनों शक्तियाँ पानी पीती है। यानी जब शिकार का समय आता है तब शिकार सिंह करता होगा, पर वो पानी के पीने के लिए एक ही जगह पर आएगा। हिरन यहाँ वहाँ चंचल रूप में घूमता होगा, पर पानी पीने के लिए उधर ही आएगा। इतनी सुंदर नज़ारे हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, इतनी सुंदर चीज़ें जो है यहाँ वन में हमें दिखाई देती है, ऐसा सीता रानी कह रही है। वो अपनी कुटिया को राजभवन कह रही है। राजभवन जैसा सुख इसमें मुझे प्राप्त हो चुका है और मैं बहुत ही आनंदी हूँ, बहुत ही सुखी हूँ, ऐसा सीता कहने की कोशिश कर रही है। आशा है आपको पहला पद समझ में आ गया है। हम अगली क्लास में दूसरा पद पढ़ेंगे। धन्यवाद।